गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। तो रेनी सीजन चल रहा है, मौसम भी बरसात का है, तो आज तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सोचा आज हम डेंगू फीवर पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो हम अगर डेंगू के बारे में पढ़े तो ये एक वर्ल्ड हेल्थ वाइड प्रॉब्लम है, जो कि ऐसा नहीं कि किसी ही कंट्री में स्प्रेड है, ये मोस्ट ऑफ ज़्यादातर कंट्रीज़ में है डेंगू फीवर की। तो अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो डेंगू क्या है। डेंगू एक इन्फेक्शन है जो कि कोज होता है एक वायरस से, डेंगू वायरस से। और डेंगू वायरस कैसे होता है? डेंगू वायरस होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट, जब मच्छर काटता है। और वो मच्छर कौन सा होता है? एडिस इजिप्टी। जब एडिस इजिप्टी मच्छर काटता है ह्यूमन बीइंग को, तो वायरस उसकी बॉडी में फैल जाता है, जिसको हम कहते हैं डेंगू फीवर। और ये क्या होता है कि द फीवर इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड बाय डेंगू फीवर और इट इज स्प्रेड बाय अ मॉस्किटो। जो एक मॉस्किटो होता है, फीमेल होता है, वो मॉस्किटो क्या है, वो फीमेल होता है, और उसका नाम रखा गया है एडिस इजिप्टी। जब वो ह्यूमन को काट लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम दिन में जब बाहर होते हैं तब उस टाइम काट सकते हैं, तो समटाइम इन इवनिंग ऑल्सो। तो हमने समटाइम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट के में एडवाइजरी भी आती है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो जब रेनी सीजन है, क्योंकि जो क्या मच्छर की जो ब्रीड है वो उनके लिए जो रेनी सीजन होता है वो सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट रहता है। फेवरेबल एनवायरनमेंट जब जो मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उनके फैलने का, उनके पनपने का, तो वो रेनी सीजन सबसे सही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मॉइस्चर होता है, दैट मॉस्किटो इज रिक्वायर्ड मॉइस्चर, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये हमारा रहता है तो मार्च एंड अप्रैल, एंड लास्ट में हमारा रहता है अक्टूबर नवंबर, जिस टाइम रेनी सीजन रहता है और सर्दी नहीं होती है, गर्मी होती है, जो बीच का मौसम रहता है और जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा समय के लिए रहता है। और मॉस्किटो की एक खास बात ये भी है कि वो बहते हुए पानी में नहीं होता, स्टेगनेंट वाटर में रहता है। स्टेगनेंट मतलब जो पानी ठहरा हो और जो पानी साफ हो, वो नाली के पानी में नहीं होगा। ये जो बारिश होती है तो क्या होता है, ज़्यादा उस टाइम इसलिए हो जाता है, बारिश होती है, जो पोट्स होते हैं, हमारे गमले होते हैं, टायर होता है, जो ये टायर होते हैं, तो वो क्या होता है, पानी उसमें ठहर जाता है, पानी उसमें ठहर जाता है, बारिश का पानी साफ उसमें ठहर जाता है, और ना मॉइस्चर ज़्यादा है मौसम में तो पानी वो सूखता भी नहीं है, तो क्या होता है उसमें लार्वा बन जाता है, और जिससे डेंगू फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि ड्यू टू रेनी सीजन तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, और जब जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स वगैरह यूज़ करनी चाहिए जिससे मच्छर ना आए। और अगर इस सीजन में आपको फीवर आता है, चिल्स के साथ फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, तो यू हैव टू गो टू योर कंसर्न डॉक्टर, और आपको अपना डेंगू मलेरिया की जांच करानी चाहिए। तो ये आज हमने सबसे पहले देखी है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम इसका देख लेते हैं कि कोज क्या रहेगा। ट्रेड क्या रहेगा और कोज क्या रहेगा। कोज मैंने आपको बता दिया है क्या है, एडिस इजिप्टी। इस मच्छर के काटने से, फीमेल एडिस इजिप्टी, इस मच्छर के काटने से डेंगू फीवर फैलता है। अब हम बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड की, कि किन जगह पे मोस्टली रिस्की एरिया रहता है और किन जगह पे ज्यादातर चांस होते हैं मॉस्किटो होने के। तो सबसे पहले हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड अगर हम देखेंगे इसकी, तो एजेंट है हमारा है इसमें एडिस इजिप्टी, जो पॉजिटिव एजेंट है। देन नेक्स्ट है हमारा ससेप्टेबल होस्ट कौन होता है, किन लोगों को सबसे ज्यादा चांस रहता है, तो ऑल एज। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेल फीमेल या बच्चे अडल्ट एल्डर, कोई भी एज के पीपल इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट मतलब हमारा आ जाएगा कि पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस, पुअर हाउसिंग, और वो जगह पे जहाँ पे पुअर हाउसिंग, ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो, जहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा है या उनके पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्राउडिंग एरिया, ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो।
तो ये था हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। अब एनवायरनमेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, लाइक मैंने बता दिया ओवर क्राउडिंग, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन फेवर द डिजीज, हॉट एंड ह्यूमिड, जो गर्म भी होंगे, ह्यूमिडिटी जहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता होगा, ओवर क्राउडिंग और पुअर हाउसिंग क्लीनलीनेस, और ओवर क्राउडिंग जहाँ पे ज़्यादा लोग एक जैसे स्लम एरियाज हमारा हो गया, पुअर सैनिटेशन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब जहाँ पे ठहरा हुआ पानी ज़्यादा रहता है, जैसे कोई तालाब कोई जगह है और उसमें बारिश आई या कुछ भी है तो पानी वहाँ पे ज़्यादा देर तक ठहरा और वो साफ है तो उसमें लार्वा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन एपिडेमिक एंड एंडेमिक बोथ में अगर ये एपिडेमिक भी हो सकता है और एंडेमिक कंडीशन में भी हो सकता है। हमारे ससेप्टेबल होस्ट हमारा ऑल एज ग्रुप्स, किसी भी एज के पीपल को ये अफेक्ट कर सकता है और ऑल बोथ सेक्स आर अफेक्टेड। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा मोड ऑफ स्प्रेड। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इसका, एडिस इजिप्टी, हमारा मेन पॉजिटिव एजेंट क्या है, एडिस इजिप्टी। देन नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा हमारा 4 से 6 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड हमारा रहेगा 4 से 6 दिन। में प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसमें हमारा पीरियड रखा गया है 4 to 6 डेज। देन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहते हैं। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है डेंगू, अगर हमने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया है या टाइमली हम अवेयर नहीं हुए हैं अबाउट द फीवर, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकता है। मतलब एक मच्छर के काटने से भी क्या है कोई इंसान मर सकता है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए कि हम अवेयर रहें, क्योंकि सबकी जान कीमती है, तो हमें अवेयर रहना चाहिए ड्यू टू रेनी सीजन। और इस सीजन में जैसे कि मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा जो डिवाइड किया वो 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया है, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 3 पार्ट्स में हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिवाइड किया है, तो वो है पहले डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहेंगे। तो डेंगू फीवर के सबसे पहले साइन एंड सिम्टम हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस, हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस, फटीग, और आईज में पेन रहेगा। जो आईज की बैक साइड है उसमें पेन रहेगा, पेन एट द बैक साइड ऑफ द आईज। ये जो चीज़ है हमारी आईज होती है, इसमें यहाँ पे पेन फील होता है पेशेंट को, मतलब जो आँख के पीछे दर्द होता है, पेन एट बैक साइड ऑफ आईज। हैवीनेस फील रहेगी पेशेंट को, सीवियर पेन इन फोरहेड, सर दर्द बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को। समटाइम हो सकता है पेशेंट को वोमिटिंग भी आए, नोजिया भी रहे। पेन एंड मसल एंड जॉइंट, पेन कहाँ पे, जो हमारी मसल्स रहेंगे और स्पेशली इन जॉइंट्स में। जब डेंगू का फीवर होता है तो पेशेंट को जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली वैसे तो बॉडी पेन तो हर फीवर में रहता है, लेकिन जॉइंट पेन डेंगू फीवर में और चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा रहता है। स्मॉल रैशेज में अपीयर ऑन चेस्ट एंड आर्म, जो एक मेन अनदर सिम्टम रहता है डेंगू फीवर में वो है स्मॉल रैशेज। तो ये है हमारे सिम्टम्स अबाउट द डेंगू फीवर। तो मैंने जो बताया था कि हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो सेकंड सिम्टम की जो हम बात करेंगे, जो कि अगर डेंगू फीवर और आगे जाके सीवियर फॉर्म में हो जाता है और ट्रीटेबल नहीं रहता है, तो ये हमारा आ जाएगा डेंगू हेमरेजिक फीवर। अगर हाई फीवर है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, 2 से 7 दिन हो चुके हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा डेंगू हेमरेजिक फीवर में ये कन्वर्ट हो गया है कि अब इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
इंटरनल ब्लीडिंग, क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटलेट डाउन बहुत ज़्यादा हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बन जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में क्या रहता है कि क्लॉट नहीं बन पाता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल इवन 40,000 50 पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है तो प्लेटलेट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें क्या, हाई फीवर विच इज कंटिन्यूस एंड इट मे कंटिन्यूस टू 7 days। परप्यूरा एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग, मैंने अभी आपको बताया कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकती है। हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस मतलब कि पेशेंट की वोमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है। 2 to 7 days के लिए फीवर रहेगा, एपिस्टैक्सिस इसमें रहेगा, नोज ब्लीडिंग, ब्लड इन वोमिटिंग। देन हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाएगा मेलिना। मेलिना हमारा ब्लड इन स्टूल। तो इन चीज़ों में हमें क्या है, ब्लड दिखाई देगा बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ गई है या हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन लेवल में भी इंक्रीज 20% अबाव द नॉर्मल। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है उससे 20% जो ब्लड HB है वो बढ़ जाता है। और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट काउंट में 50,000 और बिलो 50,000 भी आ सकती है। क्या, प्लेटलेट काउंट जो हमारे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन बढ़ गई है। तो ये था डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब हम बात करते हैं जो थर्ड फॉर्म मैंने बताई है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये और पेशेंट की कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है इसमें। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या रहेगा, ऑल साइन एंड सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर एज इट इज, जैसे कि डेंगू फीवर की है और डेंगू हेमरेजिक फीवर के हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। उनके कंटिन्यूएशन में ही ब्रेडिकार्डिया, पेशेंट की पल्स रेट डाउन हो जाएगी, बीपी फॉल्स, बीपी भी क्या है, ब्रेडिकार्डिया, बीपी भी फॉल हो जाएगा हमारा, हाइपोटेंशन, सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठंडी स्किन, कोल्ड स्किन आ जाएगी बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन ब्लड का नहीं हो रहा है, ब्रेडी पल्स रेट गिरती जा रही है तो ठंडी स्किन हो जाएगी, कंफ्यूजन, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ब्लड का तो क्या है, ब्रेन तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये है हमारा डेंगू हेमरेज शॉक सिंड्रोम में। तो ये हमारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये सबसे लास्ट वर्स्ट कंडीशन आ जाते हैं जिसमें आपकी पल्स और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, मतलब डेंगू को अगर जांच करना है तो हम सबको ही पता है डेंगू के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ही, साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं। डेंगू इवैल्यूएशन के लिए चाहिए होता है हमें सीरोलॉजिकल टेस्ट और प्लेटलेट काउंट, स्पेशली सीरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट करेंगे हम, सीरोलॉजिकल काउंट चेक करेंगे, प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे। तो बात करते हैं इसमें उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो डेंगू फीवर है हम उसको ट्रीटमेंट हम उसका कैसे करेंगे, पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देंगे। बेड रेस्ट के बाद हम एंटीबायोटिक टू रिड्यूस फीवर, जो सिम्टम्स हैं, जो हाई ग्रेड फीवर आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिकली एक परफेक्ट एडिक्वेट इंटरवल के बाद पेशेंट को देते रहेंगे। हाइड्रोथेरेपी हमारा आ जाएगा कि अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो पानी नॉर्मल टैप वाटर की पट्टियाँ रखेंगे और जो क्या करेंगे, लिक्विड डाइट उसको देते रहेंगे, प्लेंटी ऑफ ओरल फूड, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम पेशेंट को, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वायरस, तो हम जितना पानी लेंगे और जितना फ्लश आउट होगा, वायरस बॉडी से निकलेगा, उतने ही जल्दी रिलैक्स रहेगा। तो इस टाइम पे आपने देखा होगा कि पेशेंट को हम नारियल पानी, दूध, जिस भी फॉर्म में लिक्विड जाए या IV हम दे रहे हैं तो पेशेंट को हम ओरली फ्लूइड के लिए देंगे। अगर पेशेंट को ओरली फ्लूइड लेने से वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसको IV के थ्रू भी दे सकते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम देंगे, प्लेटलेट काउंट इज अबनॉर्मली लो। अगर पेशेंट की प्लेटलेट हैं वो बहुत कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा लो जाती जा रही हैं तो हम बीटी अरेंज करके पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हमें उसको देना पड़ सकता है, और जनरल केयर ऑफ द पेशेंट। ये था हमारा मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। कंट्रोल क्या करेंगे हम इसमें, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी हो सकेगा हमें पेशेंट को अर्ली डायग्नोस करना है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। देन नेक्स्ट आ जाए कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो एंड देयर ब्रीडिंग सिस्टम। मतलब जो जहाँ तक हो सकेगा हमें जो लार्वा वो बनने ही नहीं देना है, मॉस्किटो को पैदा ही नहीं होने देना है। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास खाली चीज़ें, खाली बर्तन, पोट्स या टायर हमारे आसपास, घर के आसपास जो दिखाई देते हैं, हमें उनको क्या करना है, उनको खाली करना है, उनमें पानी को जमा नहीं होने देना। और जो कूलर्स में पानी होता है उनमें टाइम टू टाइम हमें क्या करना चाहिए, तो मिट्टी दवाई डाल के उसको साफ करें या कूलर को सूखा रखें बारिश के मौसम में। हेल्थ एजुकेशन देंगे जो पीपल हैं हमारे, तो एज अ पैरामेडिकल स्टाफ हमें क्या चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एट नाइट, मच्छरदानी का प्रयोग करें रात के समय। यूज़ ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, जब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो रेपेलेंट्स यूज़ करें आप। मॉस्किटो क्रीम, मॉस्किटो से बचने के लिए कोई क्रीम लगाएं लाइक ओडोमॉस, और कॉयल का यूज़ करें रात में सोते समय। डिस्ट्रॉय द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, जो कि मैंने अभी बताया कि जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। रिमूव स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, कूलर, फ्लावर स्पॉट एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट ऑफ द डेंगू फीवर। तो हमें जो भी साइन एंड सिम्टम होते हैं या जो भी ट्रीटमेंट होता है हमें पेशेंट को बताना है और उन्हें रेगुलर फॉलोअप के लिए बोलना है। और हमें डेंगू फीवर को लेके, इस मौसम में कोई भी फीवर को हमें आम लेके नहीं चलना है। तो इसका जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होगा उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो डेंगू के लिए ये सबसे सही होता है कि अगर कोई पेशेंट को फीवर आ भी रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपने सीरोलॉजिकल टेस्ट और प्लेटलेट काउंट कराइए कि यहाँ डेंगू तो आपको नहीं हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि लोगों में फीवर हो जाता है और वो घर पे ही पीसीएम उसको नॉर्मल ले लेते हैं और प्लेटलेट काउंट जो हो अचानक से बहुत कम हो जाती है, जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें। अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस